देती है। जैसे कि एक घर में 2 मर्दाना किस्म का व्यक्ति नहीं रह सकता। ये मर्दाना वाला कॉन्सेप्ट है, जो पुरुषवादी मानसिकता है, ये बहुत भयंकर है। एक इन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है? और गाड़ी चला रहा था, वो 17 साल का था, यानी कि माइनर था, नाबालिग था, तो ज़िम्मेदारी इसके गार्डियंस की भी तय होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, निर्भया के साथ बर्बरता करने वाले जो अपराधी थे, आरोपी थे, उनमें एक 17 साल का भी व्यक्ति था। एनसीआरबी क्या कहता है? कहता ये है कि जो मामले हैं 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अनाथ हैं, ठीक? कुछ हैं जो परित्यक्त हैं, छोड़ दिए गए हैं। जघन्य मामले या तो 7 साल या फिर उससे अधिक सजा होती है। जो लाइसेंस बनाती है, वो बहुत सारे राज्यों में तो ये है कि आप पैसा दीजिए और लाइसेंस आपके हाथ में हो। किसी तरह का कोई परीक्षण, कोई टेस्ट कि ड्राइविंग आपको आता है, नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो आप ये लगता है कि गाड़ी आपकी सड़क पर चलने लगी तो आपको ड्राइविंग आ गया, जबकि आपको ये नहीं पता होता है कि राइट कब लेना है, लेफ्ट कब लेना है, कब आपको इंडिकेटर राइट का देना है, कब लेफ्ट का देना है, या फिर यू टर्न का क्या मतलब होता है। और कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में जानकारी रखने वाले किसी न किसी व्यक्ति से, जो सही मार्गदर्शन करता हो, जरूर सलाह लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो ये थंबनेल देख पाएंगे कि पुणे पोर्ट से जो क्रैश हुआ है, काफी चर्चा का विषय बना है। न्यूज में काफी ये चीजें दिख रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो कानूनी कार्रवाई है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है और वो क्या प्रावधान करता है, तमाम विषयों को जानेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि ये मामला क्या है और क्या कहानी है। पूरे घटनाक्रम को देख लेते हैं। तो ये एक पुणे में 17 साल का बच्चा एक बार से पार्टी करके लौट रहा होता है। लौट किस चीज से रहा होता है? तो वो एक पोर्शे गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी होती है, उस गाड़ी से आ रहा होता है। और वो गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। तो उस गाड़ी को बहुत बुरी तरीके से, मतलब काफी स्पीड में चलाते हुए आ रहा है। और इसी दरमियान क्या होता है कि वो एक बाइक चालक से टकरा जाती है। और इसके बाद से क्या होता है, बाइक पर 2 लोग सवार थे। 2 लोग कौन से थे? तो इनका नाम है अश्विनी, अनीस, सॉरी माफ कीजिएगा, अनीस। इनका नाम है अश्विनी। इन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही गाड़ी टकराती है, काफी बुरी तरह से गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वहीं पर जो लोग वहां मौजूद होते हैं, आस पड़ोस में लोग इकट्ठा होते हैं और बच्चे के साथ मारपीट करने लगते हैं, ठीक है। ये मामला कब प्रकाश में आता है? जब इन लोगों के एक मित्र ने जाकर पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज होने के साथ ही ये मामला चर्चा का विषय बन जाता है, ठीक है। तो एफआईआर में दर्ज क्या होता है, बच्चे के खिलाफ क्या होता है कि एफआईआर दर्ज होता है तो आईपीसी का धारा 304 लगता है, जो बात करता है गैर इरादतन हत्या। क्योंकि ये रोड रेज का मामला था, तो चूंकि कोई जानबूझ के नहीं करता है ऐसा, तो इसलिए गैर इरादतन हत्या। 304 ए लगता है, जो कहता है लापरवाही से मौत होता है, से मृत्यु के पर लगता है। और इसके साथ साथ 279 आईपीसी का ही धारा लगता है, जो गाड़ी तेज चलाने पर लगता है, ठीक है। ये मामला लड़के पे, बच्चे पे लगी, ठीक है। और जैसे ही मामला प्रकाश में आता है, समझ में आता है कि बच्चा जो गाड़ी चला रहा था वो 17 साल का था, यानी कि माइनर था, नाबालिग था। तो जिम्मेदारी इसके गार्डियंस की भी तय होनी चाहिए। और दूसरी चीज, चूंकि बार से पार्टी करके आ रहा था और उसने क्या किया था, ड्रिंक किया हुआ था, तो बार भी बुक होना तय था। तो इन पे क्या धाराएं लगती हैं उसको देखते हैं। तो पिता पे, जो बच्चे के पिता हैं, उन पे लगता है किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम का जो धारा है वो 75, ठीक है।
वो क्या बात करता है कि बच्चे के स्थिति को या बच्चे को अप, उपेक्षा करना यानी कि अनदेखा करना, ठीक है, और उसको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार करना, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार करना। और साथ ही अब ये जो बार पे है, जो लोगों ने उससे ड्रिंक करने के लिए जो मादक पदार्थ है वो प्रोवाइड किया था, उन पर धारा लगता है 77। ये कहता है कि किसी भी बच्चे को जानबूझकर आप मादक पदार्थ अगर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें देते हैं, तो ये धारा लगती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मामला था इसमें। किशोर न्याय अधिनियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि काफी चर्चा का विषय बना है। तो इसके तमाम हम पहलुओं को जानते हुए आगे चलेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम कब बना, इसके क्या क्या प्रावधान, मुख्य प्रावधान क्या क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये पिताजी जिनकी बात मैं कर रहा था, ये है विशाल जी, विशाल अग्रवाल नाम है इनका, वो लड़के के पिता हैं, इन पर ही कार्रवाई की गई है। तो ये कानूनी कार्रवाई का हम लोगों ने बिंदु देख लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस जो अधिनियम है, जो किशोर न्याय अधिनियम है, वो किस चीज की बात करता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये जस्टिस अधिनियम की बात करता है किस चीज की, केयर, ये एक्ट में ही है, और प्रोटेक्शन की बात करता है, यानी कि उसका संरक्षण और सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। किसकी? तो जुवेनाइल जो किशोर हैं उसकी बात करता है। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो कब बना, ये कैसे इसका जर्नी चले आ रहा है ये कानून का। तो सबसे पहले तो देखेंगे, हालांकि कि भारत में काफी चर्चा का विषय कब बना, 1986 में एक किशोर न्याय अधिनियम आया, जो क्या करता था, पूरे भारत भर में एक समान, पूरे भारत में एक समान कानून लागू करता था बच्चों के खिलाफ, बच्चों के हित में एक समान कानून लागू करता था। उसके बाद से क्या होता है कि 1992 में यूएन चाइल्ड राइट कन्वेंशन पर भारत हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जरूरी हो जाता है कि हम कानून बनाएं। तो 1992 में के बाद से कानून बनाना था, तो 1986 को रद्द करके 2002 में, माफ कीजिएगा 2000 में एक कानून बनता है, और कानून का नाम फिर से किशोर न्याय अधिनियम होता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है कि 2000 में जो किशोर न्याय अधिनियम होता है वो चल रहा होता है लगातार, और साल आता है 2012 का। 2012 में क्या होता है कि आप दिल्ली के निर्भया कांड, निर्भया मामले को से तो पूरी तरह से अवगत होंगे, जिसमें जितने भी निर्भया के साथ बर्बरता करने वाले जो अपराधी थे, आरोपी थे, उनमें एक 17 साल का भी व्यक्ति था, ठीक है। निर्भया मामले में 17 साल का भी एक व्यक्ति था। और उसको क्या, इस कानून के तहत, 2000 के कानून के तहत, उसमें क्या था कि मैक्सिमम अगर किशोर कोई भी अपराध करता है तो मैक्सिमम उसको 3 वर्ष की सजा होगी। और आपने देखा कि निर्भया के मामले में जो एक अपराधी था, 17 साल का था, आरोपी था, उसको 3 वर्ष के दौरान बाद ही छोड़ दिया गया, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए लोगों में काफी रोष था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो भी बराबर का भागीदार है, तो उसको भी कड़े से कड़े दंड दिए जाने चाहिए थे। और इसी के साथ एनसीआरबी का एक रिपोर्ट है। एनसीआरबी क्या कहता है, कहता यह है कि जो मामले हैं 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले अपराध हैं, उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज कि जो 2000 वाला अधिनियम था, इसके क्रियान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी, ठीक है, क्रियान्वयन में कठिनाई बढ़ रही थी, और बहुत सारी चीजों को ये स्पष्ट नहीं करता था,
ठीक है, बहुत सारे टर्म्स थे जिनको स्पष्ट नहीं करता था। उसी के निदान को करने के लिए, उसी का निराकरण करने के लिए क्या किया गया कि 2015 का ये अधिनियम लाया गया और 2000 के जगह पर 2015 लागू है और इसमें 2021 में संशोधन भी किया गया था। खैर, अब ये इसके क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, इसका बेसिक चीजें, तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको जान लेते हैं कि क्या कहता है कि ये किशोर जो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है, शब्द को बच्चा से रिप्लेस कर देता है, बच्चा बोलता है। ठीक है, और दूसरी चीज, कानून से संघर्षरत बच्चे, ये डिफरेंशिएट करता है। पहले क्या होता था कि जितने भी बच्चे थे इस अधिनियम के थ्रू सबको किशोर कहा जाता था, और अब क्या किया, दो कैटेगरी बना दिया, एक तो बच्चा और दूसरा कानून से संघर्षरत बच्चे। तो इन बच्चों में कैटेगरी आ जाता है कई सारे, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो अनाथ हैं, ठीक, कुछ हैं जो परित्यक्त हैं, छोड़ दिए गए हैं, या और कुछ जिनको किसी कारण से फैमिली वाले ने, जैसे कि कोई फिजिकल कारण हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक कारण हो सकता है, उसके कारण से त्याग दिए गए हैं। ठीक है, ये छोड़ दिए गए हैं, वो बच्चे शामिल थे। ठीक है, तो इनका प्रोटेक्शन करना, इनका केयर करना इसी आर्टिकल, इसी एक्ट के थ्रू आता था। ठीक है, तो इनको भी किशोर कहा जाता था। ठीक है, और जो भी बच्चे जो अपराधी किस्म के होते थे, अपराध हो जाते थे कोई भी, ठीक है, तो उनको भी किशोर ही कहा जाता था। तो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी था। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ही ये मामला आया। पहले चीज तो ये, और ये डिफाइन किया फिर एक चीज को कि अनाथ और जो समर्पित बच्चे हैं, जैसे त्याग वाला छोड़ दिए, ये समर्पित भी बच्चे हैं, समर्पित जिसको बोल सकते हैं, इनको भी डिफाइन किया है। ठीक है, अब क्या कैसे क्या क्या इन तीनों में डिफरेंस होता है। तो अनाथ कौन बच्चे होते हैं? अनाथ तो जान रहे हैं कि जिनके माँ बाप ना हो, मतलब अभिभावक, अर्थात इसमें माँ बाप का सेंस लिया जाता है। जिस बच्चे के भी नहीं होंगे उन्हें अनाथ माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या था? दूसरी चीज था कि परित्यक्त बच्चे कौन होते हैं। ठीक है, तो परित्यक्त बच्चे वैसे बच्चे जिन्हें छोड़ दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहीं देखा होगा कि किस प्रकार से कई माएँ हैं, कई परिवार हैं, बच्चे के जन्म के साथ हैं कहीं ना कहीं कूड़ेदान में या कहीं भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी हो गए, इनका भी लालन पालन पोषण करना, संरक्षण करना और पुनर्वास करना इस अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। तीसरे बच्चे कौन थे? तीसरे बच्चे थे समर्पित बच्चे। तो समर्पित में क्या था कि किसी भी कारण से, जैसे कि सामाजिक कारण हो सकता है या फिर आर्थिक कारण हो सकता है या फिर जो शारीरिक कारण भी हो सकता है, जिसके कारण कोई फैमिली, कोई माँ बाप बच्चे को संभाल नहीं सकता है, ठीक है, अपने पास रख नहीं सकता है, वो बच्चों को छोड़ देते हैं। तो बच्चे ऐसे संस्थान, ऐसे एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मेनली तीन को ये डिफाइन करता है। और क्या करता है, ये अपराध को भी परिभाषित करता है। जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, ये अपराध को भी परिभाषित करता है। अपराध को कैसे करता है? अपराध को तीन पार्ट में बांट देता है। तीन कौन कौन से? पहले तो छोटे अपराध, ठीक है, दूसरा है गंभीर गंभीर अपराध, तीसरा में है जघन्य अपराध। अब तीनों को जान लेते हैं क्या होता है मामले। तो इसमें किया गया कोई भी अपराध है जो छोटे किस्म के हैं, इनका मैक्सिमम जो सजा है वो 3 वर्ष तक का ही होता है।
ठीक है। जबकि जो गंभीर अपराध हैं, गंभीर अपराध की श्रेणी में आने वाले जो भी कृत्य हैं, उसके मामले में जो सजा होगी वो 3 वर्ष से 7 वर्ष तक हो सकती है। मतलब मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 7 साल हो सकता है। 7 साल से अधिक सजा नहीं होगा। जबकि जघन्य मामले जो होंगे, जघन्य मामले या तो 7 साल, 7 साल या फिर उससे अधिक सजा होती है। ऐसे तो 3 ये मामले हो गए जिसमें ये डिफाइन करता है कि क्या-क्या अपराध, किस-किस अपराध के लिए कितने-कितने सजा होंगे, ठीक है? अब क्या, अब अगर कोई व्यक्ति, कोई जो किशोर है, वो अगर अपराधी होता है या फिर किसी से कोई अपराध हो जाता है, तो उसके लिए सजा का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है? सजा का क्रियान्वयन क्या होता है? क्या होता था पहले कि जब 2000 का एक्ट लागू था, वो 3 वर्ष मैक्सिमम सजा का प्रावधान करता था। लेकिन देखा गया कि जब मामले बढ़ रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं, तो क्या किया गया, 2015 में जो एक्ट आया, वो 2 कैटेगरी बाँट दिया। किसमें? तो जो किशोर हैं, उसमें 2 कैटेगरी बाँट दिया। क्या कैटेगरी बाँट दिया? तो एक तो जो बच्चे हैं, वो 16 साल से नीचे के हो गए, ठीक है? और दूसरे कैटेगरी है गया 16 से 18 वर्ष के, ठीक? यदि कोई बच्चा जो 16 साल से 18 वर्ष की उम्र का है, इसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है जो जघन्य प्रकृति का हो, जघन्य प्रकृति का हो, उसे वयस्क की तरह, उसे वयस्क की भांति व्यवहार करते हुए उस पर मुकदमा चलेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला, ये था, कहता है 2015 का जो किशोर न्याय अधिनियम है, ये कहता है, ठीक है? अब क्रियान्वयन कैसे शुरू होगा, कैसे पता चलेगा? और वयस्क के आधार पर करने के लिए भी कई सारे इसमें जो गाइडलाइंस है, तरीके हैं, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कोई बच्चा वयस्क के लायक, जैसे मुकदमा करने के लायक है अथवा नहीं है, ठीक? तो एक संस्था का इसमें जिक्र होता है। संस्था क्या है? तो संस्था का नाम है किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड को राज्य सरकारें गठित करती हैं, ठीक है? राज्य सरकारें गठित करती है। इसका काम मुख्यतः क्या रहता है कि ये देखता है बच्चों का, जो भी अपराध होती है प्रकृति, तो उसका देखता है अपराध की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक है? उसके साथ ये देखता है कि जो जिस बच्चे ने अपराध किया है, उसका मानसिक स्थिति क्या रही है, यानी कि मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या रही है, उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है, जो डॉक्टर होता है। ये परीक्षण करके बताता है कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो वयस्क की तरह है या नहीं है, उसकी शारीरिक स्थिति वयस्क की तरह है या नहीं है, और वो जो कृत्य कर रहा था, जो अपराध कर रहा था, अपराध के विषय में उसे भान था या नहीं था, वो उसका मूल्यांकन करने में सामर्थ्य था कि नहीं था। अगर इन सब बातों से संतुष्ट होता है वो डॉक्टर और ये बोर्ड, तो उसे वयस्क की भांति ही ट्रीट किया जाएगा और उसे वयस्क के अदालत में ही कार्रवाई करके सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो ये मेनली किशोर न्याय बोर्ड के बारे में काम काम के बारे में था। ये राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। एक समिति होती है, बाल कल्याण समिति। ये प्रत्येक जिले में, जो देश के जिले हैं, वहां राज्य सरकारों द्वारा ही गठित करनी होती है। यहाँ में जितने भी बच्चे, जो भी बच्चे हैं, जो चाहे अनाथ हो, परित्यक्त हो, समर्पित हो, कोई भी बच्चे हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि लाके यहाँ पर पुनर्वास के लिए तैयार किया जाता है। उनके जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे एजुकेशन हो, भोजन हो, रहने का जगह हो, ये फुलफिल किया जाता है इस समिति के माध्यम से, और ये पूरे प्रत्येक जिले में ये होता है, ठीक? अब थोड़ा देख लेते हैं, ये जैसे कि मैंने बताया कि यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है? कब अडॉप्ट किया था? 1989 में, और फोर्स में आ गया था, यानी काम करने लगा था 1990 में। भारत इसका सदस्य बना था, जैसे कि हस्ताक्षर किया था 1992 में, और तभी से 1986 के एक्ट को रद्द कर दिया गया, 2000 में
नया एक्ट बनाया गया और उन नए एक्ट को फिर से रिप्लेस किया गया 2015 के एक्ट से, और उसके बाद से इसमें अमेंडमेंट की गई है 2021 में। ठीक है, अब देखते हैं दुर्घटना के जो कारण हैं वो क्या हो सकते होते हैं। मेनली मुख्य मुख्य पॉइंट देख लेते हैं कि दुर्घटना के कारण क्या है। पहली बात कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके जो युवा हैं, जो नए बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा दुर्घटना का कारण क्या है कि एक तो है हाई स्पीड, बहुत ज्यादा गति। ठीक है, किसी भी गाड़ी का उनको मजा आ रहा होता है कि गाड़ी की स्पीड देख के, और वो विश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं कि इस स्पीड के क्या क्या नुकसान उन पे हो सकते हैं या फिर उन उससे संपर्क में आने वाले बाकी लोगों के हो सकते हैं। तो देखेंगे कि आप स्टंटिंग टाइप में कुछ चीजें देखेंगे, काफी इस समय प्रचलन में आया है, जो स्पोर्ट्स बाइक हैं या फिर स्पोर्ट्स कार हैं, है ना, या फिर अन्य तरह के कई तरह के। जो दूसरी चीज क्या है, जो ट्रैफिक रूल है, यातायात नियम है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है कि कितना स्पीड में चलना है, कहाँ रुकना है, रेड लाइट का मतलब क्या होता है, यू टर्न कहाँ से लेना होता है, कैसे करना होता है, इन सब का जानकारी का अभाव है। ठीक है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तीसरी चीज कि जो रोड के, जो सड़क के हैं, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत शानदार सड़क चली आ रही है और अचानक से आपके सामने एक गड्ढा आ जाता है, और गड्ढे की स्थिति में आप बैलेंस खो बैठते हैं और वो दुर्घटना का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार किस चीज में, तो आप जाएंगे जहां यातायात नियमों का पालन करवाने वाली संस्था है या फिर जो लाइसेंस बनाती है, वो बहुत सारे राज्यों में तो ये है कि आप पैसा दीजिए और लाइसेंस आपके हाथ में हो। किसी तरह का कि कोई परीक्षण, कोई टेस्ट की ड्राइविंग आपको आता है नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें, वो आपको दे देते हैं। और उसके साथ साथ जो रूल बुक आता है वो ऐसे कचड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये स्थितियां पैदा होती हैं, तो जिसके कारण से ना जानकारी होती है और ना ही ड्राइविंग प्रॉपर सीखी होती है, फिर भी ऐसी स्थिति हो सकती है। और क्या कारण हो सकते हैं, तो अभिभावक की गैर जिम्मेदारानापन रवैया। क्या करते हैं अभिभावक कि उनके पास समय नहीं होता है। कई अभिभावक तो मजबूरी में और कई अभिभावक तो नजरअंदाज करते हैं कि बच्चा है, कोई बात नहीं है। तो वैसे स्थिति में अभिभावक उन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, नजर नहीं रखते हैं, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो तो अपने लिमिट से बाहर जाके, अपनी सीमा से बाहर जाके, उन्हें हद नहीं पता होती है। चूंकि वो बच्चे हैं, उनकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो सही गलत का निर्णय सही तरीके से कर पाए। तो वह ऐसे कदम उठाते हैं और लास्टली क्या करते हैं, या तो स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर सामने आने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये अभिभावक का गैर जिम्मेदारानापन रवैया। और क्या हो सकता है, और कारण ये हो सकता है कि जो जागरूकता है कानून के बारे में कि क्या क्या सजाएं हो सकती हैं, क्या क्या अपराध अगर होता है, अगर मुझसे रोड एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या क्या मुझे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो उसकी अगर जानकारी नहीं है तो ऐसे मामलों में भी व्यक्ति बढ़ चढ़ के कदम उठाता है। क्योंकि जानकारी होती अगर कि मेरे से अगर किसी तरह की गलती हो जाती है तो ऐसी पेनाल्टी भरनी हो पड़ेगी, तो वैसी स्थिति में भी आदमी थोड़ा सा कदम पीछे खींच लेता है कि नहीं, मुझे ऐसे कदम नहीं उठाने हैं। तो ये कुछ का पॉइंट्स हुए। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए, सुझाव क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग में। तो सुझाव के स्तर पर देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है, जो कानूनी संस्था है उसको कड़ाई से चीजों को लागू करना होगा, जीरो टॉलरेंस वाली स्थिति करनी होगी, है ना। कैसे, क्यों, जैसे कि आप देखेंगे कि लाइसेंस बन जाता है,
पैसा दीजिए लाइसेंस बन गया, ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है, आपको जो ट्रैफिक का रूल बुक दिया जाता है उससे भी कोई मतलब नहीं होता है, आपको बस दे दिया जाता है, ना आप पढ़ते हैं ना ही आपसे सवाल जवाब होता है। चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट दे दिया गया तो ना टेस्ट होता है ना ड्राइविंग टेस्ट होता है, तो आपको ना यातायात नियमों की जानकारी है ना ही ड्राइविंग का प्रॉपर नॉलेज है। कई तो लोगों को ये लगता है कि गाड़ी आपकी सड़क पर चलने लगी तो आपको ड्राइविंग आ गया, जबकि आपको ये नहीं पता होता है कि राइट कब लेना है, लेफ्ट कब लेना है, कब आपको इंडिकेटर राइट का देना है, कब लेफ्ट का देना है, या फिर यू टर्न का क्या मतलब होता है, रेड लाइट का क्या मतलब होता है, येलो लाइट का क्या मतलब होता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सरकारों को और जो संस्थाएं हैं, जिम्मेदार संस्थाएं हैं, उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत है और कड़ाई से पालन करवाने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है, ये भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, अगर भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो चीजें बेहतर होंगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी। इसके अलावा अभिभावक के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, उन्हें समय निकालना होगा। अभिभावकों के पास समय नहीं होता अपने बच्चों के लिए, जबकि बच्चों के लिए समय निकालना होगा और मित्रवत व्यवहार करना होगा। अगर आपका बच्चा 14 साल, 15 साल, 16 साल का है, वो हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा है, सारी चीजें उसे थ्रिल कर रही हैं, उसके लाइफ में नई नई चीजें हो रही हैं, आपको इन तमाम विषयों पर बात करनी चाहिए और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जिससे वो सहज हो सके और आगे का अपना निर्णय बेहतर तरीके से ले सके। कई बार होता है कि अगर बच्चा अपने पिता से कुछ पूछने गया या माता से पूछने गया तो माता पिता उसे डांट देते हैं, डपट देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के मामले हो। वैसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए, उसे समझाया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत भी प्रश्न कर रहा है तो हमें बड़े होने का दायित्व निभाते हुए उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए और उसे सही गलत का अंतर बताना चाहिए। तब जाके बच्चे समझेंगे। यदि आप डांट देंगे, डपट देंगे या फिर समय नहीं देंगे या फिर मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं किसी बच्चे से, तो वो बच्चा आपसे कटने लगता है, दूर होने लगता है और स्वयं के मस्तिष्क में आने वाले जो भी फैसले हैं, जो भी निर्णय हैं, उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है, क्रियान्वित कर देता है और उसका प्रतिफल आप देख ही पा रहे हैं कि चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो सुसाइड का केस हो, चाहे तमाम तरह के जो गलत कार्य होते हैं उसमें बच्चे फंसते जा रहे हैं, है ना। तो अभिभावकों को बच्चों से बात करनी चाहिए और सही गलत का अंतर बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है अंतर बताना। और कई बार तो हमारे नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में अगर चले जाएं या फिर मुझे लगता है संपूर्ण भारत की अगर बात कर लिया जाए, वहां पर पिता पुत्र का संबंध उतना सहज भाव नहीं रखता है। वैसे स्थिति है कि एक मयान में दो तलवार वाली स्थिति, जैसे कि एक घर में दो मर्दाना किस्म का व्यक्ति नहीं रह सकता। ये मर्दाना वाला कॉन्सेप्ट है, जो पुरुषवादी मानसिकता है, ये बहुत भयंकर है। एक घर में पिता पुत्र मित्र की भांति, दोस्त की भांति, पिता पुत्र की भांति क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं बातचीत कर सकते। इसमें समस्या किसको आ रही है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना ऐसा बन गया है और अपने आप में बापत्व वाली भूमिका दिखानी है पिता को भी, अब बच्चे को अपने आप में ही दबे रहना है कि पिता डांट देंगे, बोल देंगे, समझाएंगे नहीं। तो वैसी स्थिति में दूरियां बढ़ते जाती है, खाई बढ़ते जाती है और चाहे अनचाहे गलत निर्णय होते रहते हैं जीवन में, है ना। तो वैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देनी है और बातचीत हमेशा जारी रखनी है। बच्चों के लिए क्या है किया जा सकता है, सुझाव क्या है बच्चों के लिए। बच्चों को सबसे बड़ी बात कि यदि आपको किसी तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, तो आप अपने सकारात्मक नकारात्मक तमाम मुद्दे जो उस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं उस पर विचार करनी चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में जानकारी रखने वाले किसी न किसी व्यक्ति से जो सही मार्गदर्शन करता हो जरूर सलाह लेना चाहिए। और बहुत संभव है कि आपके परिवार में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको मानते होंगे और आप जानते हैं कि अगर उनसे आप बात करते हैं तो आपको सही सलाह देंगे। तो वैसी स्थिति में उनसे जरूर बात करना चाहिए। और वर्तमान समय में ऐसी स्थितियां हुई हैं कि बच्चों को थ्रिल कर रही हैं, स्पीड थ्रिल करता है, गेम थ्रिल करता है, या फिर जो आक्रामक चीजें हैं वो काफी उन्हें थ्रिल करती हैं, आनंदित करती हैं। तो मेरा मानना है कि आक्रामक चीजों से बचें। आक्रामक चीजें चाहे अनचाहे में आपके दिमाग में ऐसी चीजें भर रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अवसादी बनाता है, बीमार बनाता है। तो ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है और थ्रिल के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो थ्रिल चाहे स्पीड का हो जैसा कि एक्सीडेंट में तब्दील हुआ, चाहे वो थ्रिल सिगरेट का हो, मादक पदार्थों का हो, या फिर किसी तरह का जो कुकृत्य है, उसको नहीं करना है ना। तो इस मामले में आपको बेहद संवेदनशील होना है और इस पर विचार करते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है
जो आपको या आपके परिवार को और या फिर आपके आस पड़ोस के लोगों को, समाज को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा कार्य नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ये तमाम बातें रहीं। हम लोगों ने देखा कि केस क्या था और केस के रिगार्डिंग ये तमाम बिंदु रहे। इन तमाम मुद्दों पर हमने विचार किया और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।